एपिसोड 37 में हमने देखा था कि मूजियान और लियो के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो गई होती है और वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन इस फाइट में जल्दी कोई भी एक दूसरे को नहीं हरा पाता और इनकी फाइट देखकर वू शुआंग और सारे मास्टर भी हैरान रहते हैं कि आखिर ये किस तरह की फाइट है जिसमें कोई भी एक दूसरे को जरा सा भी नहीं हरा पा रहा। साथ ही मूजियान वहाँ पर अपने क्विनलैंड एम्पायर की स्पिरिट को भी समन कर लेता है जो उसकी लियो से फाइट करने में मदद कर रही होती है। लेकिन तब भी लियो कम पावरफुल नहीं था, वो उसे कड़ी टक्कर दे रहा होता है। तब ये देखकर मूजियान अपनी एक और स्पिरिट को समन करने की कोशिश करने लगता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम मूजियान को देखते हैं जो अपनी एक और स्पिरिट को समन करने की कोशिश कर रहा होता है और जैसे वो उसे समन करने वाला होता है उसकी पावर सीधा वहाँ से केओस टैबलेट स्पिरिट में पहुंच जाती है जहाँ पर तूफान आने लगता है। ये देखकर वो लड़की भी हैरान रहती है कि आखिर अभी मूजियान क्या कर रहा है। लेकिन वही हम मूजियान को देखते हैं जो वहाँ पर अपनी एक स्पिरिट को समन करने के बजाय पूरे केओस टैबलेट स्पिरिट को ही यहाँ पर समन करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो बैटल एरिना के अंदर अपने पूरे केओस टैबलेट स्पिरिट को ले आए और उसमें से बारी बारी करते हुए वो एक एक स्पिरिट निकालेगा और वो सभी स्पिरिट मिलकर लियो से फाइट करेंगे। तब इस चीज को देखकर लियो भी एकदम गुस्सा हो जाता है कि आखिर ये मूजियान किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, ये तो काफी खतरनाक लग रही है, इसलिए मुझे भी कोई और टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। जिसके बाद वो अपने हाथ में थोड़ा सा कट लगाकर अपने ब्लड को वहाँ से हवा में उड़ा देता है और कुछ स्पेल पढ़ते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन बना देता है ताकि वो अपने एंसेस्टर की स्पिरिट को यहाँ पर बुला सके। और जैसे वो वहाँ पर अपना फॉर्मेशन बनाता है उसमें से उसके एंसेस्टर की स्पिरिट बाहर निकल कर आती है जो कि ईगल जैसी थी और वो ईगल सोल्जर वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। वहीं ये चीज देखकर डोंग तो एकदम ज्यादा खुश होता है कि अरे वाह, मेरे डिसाइबल ने तो अपने एंसेस्टर की स्पिरिट को समन कर लिया। उसके एंसेस्टर की स्पिरिट मूजियान की स्पिरिट के सामने तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। साथ ही वो मास्टर भी हैरान रहते हैं कि लियो के पास भी सच में स्पिरिट को समन करने की पावर्स है। उसने अपने कल्टीवेशन से तो नहीं बल्कि अपने एंसेस्टर की स्पिरिट को समन कर लिया जो कि अब उसकी मदद करेगा मूजियान से फाइट करने के लिए। इधर वो ईगल स्पिरिट लियो से कहती है आखिर तुमने मुझे क्यों समन किया, जिस पर लियो से सारी बात बताता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं इस मूजियान को हराना चाहता हूँ। जिस पर वो ईगल सोल्जर कहता है ठीक है, अब तुमने मुझे बुला ही लिया है तो मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल करूंगा। जिसके बाद वो क्विनलैंड एम्पायर से कहता है तुम कौन हो, मुझे अपने बारे में बताओ क्योंकि मैं हारने वाले से उसका नाम जरूर पूछता हूँ। जिस पर क्विनलैंड एम्पायर कहता है तुम्हारी औकात ही नहीं है मेरा नाम पूछने की। जो सुनकर उस ईगल सोल्जर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी पावर की मदद से क्विनलैंड एम्पायर के ऊपर अटैक कर देता है। क्विनलैंड एम्पायर भी इसका जवाब देने की कोशिश करता है लेकिन वो ईगल सोल्जर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो इतना खतरनाक अटैक क्विनलैंड एम्पायर पे कर देता है कि वो स्पिरिट वहाँ से पत्थर से जाकर टकरा जाती है और इतनी जोर से टकराने की वजह से वो वहाँ से गायब भी हो जाती है। ये देखकर लियो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि ये तो क्विनलैंड एम्पायर की स्पिरिट भी मेरे एंसेस्टर के सामने कुछ भी नहीं है, उन्होंने तो बस एक सेकंड के अंदर क्विनलैंड एम्पायर की स्पिरिट को खत्म कर दिया। तो अब मूजियान यहाँ पर क्या ही कर पाएगा। जिसके बाद वो ईगल सोल्जर अपना एक और खतरनाक और पावरफुल अटैक सीधा मूजियान पे कर देता है और जैसे वो अटैक मूजियान को लगता है वहाँ पर बहुत जोर का धमाका होता है और चारों तरफ धुआं धुआं फैल जाता है। ये देखकर सभी को लगता है कि मूजियान अब खत्म हो गया, वो इतने खतरनाक अटैक से कहाँ जिंदा बचा होगा। लेकिन तब जैसे ही धुआं वहाँ से हटता है मूजियान वहाँ पर ही खड़ा होता है जिसे एक खरोच तक नहीं आई थी, जो देखकर लियो तो एकदम दंग रह जाता है कि अरे आखिर ये कैसे पॉसिबल है, इतना खतरनाक अटैक इस मूजियान ने तो इतनी आसानी से रोक लिया, आखिर इसने टेक्निक किस तरह की इस्तेमाल की। इधर सारे मास्टर बात कर रहे होते हैं कि ये फाइट अब तक की सबसे बेस्ट फाइट है। इस फाइट में तो हमें मूजियान और लियो की सारी पावर्स को देखने का मौका मिला और न जाने अभी तक और इनके पास कितनी अलग अलग तरह की पावर्स होगी जिसके बारे में सभी को आज पता चलेगा और जो भी इस फाइनल को जीतेगा वो सच में एक पावरफुल कल्टीवेटर कहलाएगा। इधर मूजियान दोबारा से अपने केओस टैबलेट स्पिरिट को समन करने की कोशिश करता है ताकि वो सारे केओस टैबलेट स्पिरिट को बैटल एरिना के अंदर लेकर आ सके और जैसे वो उसे समन करने लगता है चारों तरफ बिल्कुल तूफान सा आ जाता है और आसमान में किसी तरह का पोर्टल बन रहा था। ये देखकर लियो भी हैरान रहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है यहाँ पर। मूजियान अगली कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करेगा जिसका इस्तेमाल करने से पहले ही चारों तरफ बिल्कुल तूफान सा आ गया। वहीं हम उस लड़की को देखते हैं जो केओस टैबलेट स्पिरिट की गार्डियन करती है। तब उसे भी मालूम पड़ जाता है कि अभी यहाँ पर मूजियान कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, जिस चीज से वो काफी ज्यादा खुश होती है कि चलो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके तो मूजियान की जीतने की उम्मीद पूरी तरह से हो जाएगी, क्योंकि अगर उसने एक बार सारी स्पिरिट को समन कर लिया तो शायद ही कोई होगा जो उन स्पिरिट्स को टक्कर दे सके। जिसके बाद मूजियान उन सारी की सारी केओस टैबलेट स्पिरिट को सच में बैटल एरिना के पास ही समन कर लेता है और वो सारे केओस टैबलेट स्पिरिट बैटल एरिना के ऊपर आ जाते हैं, जिन सभी टैबलेट के अंदर एक एक स्पिरिट
स्पिरिट है। ये देखकर डोंग एकदम हैरान रह जाता है कि अरे ये क्या चीज है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक दिखाई दे रही है। वहीं बाकी सारे मास्टर भी हैरान रहते हैं कि ये तो उसी तरह का टैबलेट लग रहा है जैसा कि हमने कुछ दिन पहले आसमान में देखा था और उसके अंदर से कई सारी स्पिरिट्स बाहर निकल रही थी। तो कहीं ये वही टैबलेट्स तो नहीं, और उस टाइम भी मूजियान ही तो नहीं था वो इंसान जो ये सारी की सारी केओस टैबलेट स्पिरिट को समन कर रहा था। अगर उसने अपनी सारी स्पिरिट को समन कर लिया जिसे हमने उस टाइम देखा था तो शायद ही मूजियान को हराने वाला कोई होगा। तो वहीं लियो भी एकदम हैरान रहता है कि मूजियान के हाथ में कौन सा खजाना लग गया जो इसने इतने पावरफुल केओस टैबलेट स्पिरिट को यहाँ पर समन कर लिया है। तब मूजियान वहाँ पर अपनी एक स्पिरिट को समन करने लगता है, जिसे समन करने से पहले वो वहाँ पर एक बहुत ही बड़े घंटे को लेकर आता है, जिसके बाद वो उस घंटे वाली स्पिरिट को समन करता है और उसके समन करते ही वहाँ पर वो स्पिरिट आ जाती है जो अपने हाथ में वो घंटा लिए हुई थी। और उस घंटे से इतनी खतरनाक वेव्स निकलती है कि शायद ये उसकी कोई वेव्स को बर्दाश्त कर पाएगा। इस चीज को देखकर लियो के तो पसीने छूट जाते हैं कि आखिर ये क्या चीज थी। इसके पास तो एक नहीं बल्कि कई सारी स्पिरिट्स है, अगर वो एक साथ सभी को निकाल लेगा तो शायद ही मैं जीत पाऊंगा, और जीतने की बात क्या, मैं जिंदा भी बचूंगा या नहीं इसका भी कोई भरोसा नहीं है। वहीं वो सारे मास्टर जब स्पिरिट्स को निकलते हुए देखते हैं तो समझ जाते हैं कि उस दिन हमने जो भी स्पिरिट्स को देखा था उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि इस मूजियान ने ही समन किया था। ये देखकर वो सभी हैरान रहते हैं कि आखिर मूजियान के पास इतनी जल्दी इतनी पावर्स कैसे आई। कोई जल्दी एक स्पिरिट को नहीं समन कर पाता, इसने तो सारे के सारे केओस टैबलेट स्पिरिट को ही कल्टीवेट कर लिया, जिस वजह से इसके पास इतनी ज्यादा स्पिरिट्स आ गई है। अगर वो इन सारी स्पिरिट का इस्तेमाल करे तो इसकी जीत तो इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में पक्की है। वहीं वो ईगल सोल्जर भी ये देखकर बहुत हैरान रहता है कि ये तो एक नहीं इतनी सारी स्पिरिट है, क्या मैं सच में इनसे लड़ पाऊंगा? अगर ये और स्पिरिट को समन कर ले तो शायद ही मैं यहाँ पर लड़ने लायक बचूंगा। इधर मूजियान अपने कुनलान एम्पायर को दोबारा से समन कर लेता है जो इस स्पिरिट टैबलेट के अंदर से बाहर निकल कर आ जाते हैं, और अब उसने 2 स्पिरिट टैबलेट को अनलॉक कर लिया था, लेकिन बाकी के अब भी बाकी होते हैं जिन सभी के स्पिरिट्स बाहर निकलना बाकी थी। जिसके बाद मूजियान लियो से कहता है बस हो गया कि और कुछ देखना है, रुको मैं अभी तुम्हें और अपनी स्पिरिट्स दिखाता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी एक और स्पिरिट को समन करने की कोशिश करने लगता है, और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड 38 में हमने देखा था कि लियो मूजियान से फाइट करने के लिए वहां पर अपने एंसेस्टर की स्पिरिट को समन कर लेता है जो उसकी फाइट करने में मदद कर रही होती है, लेकिन तब भी मूजियान उसके सामने कम पावरफुल नहीं था। वो अपनी टेक्निक का तो पहले इस्तेमाल करता है, और जब उसकी टेक्निक लियो के एंसेस्टर के सामने कमजोर दिखाई देने लगती है तो वो वहां पर अपनी स्पिरिट को समन करने का ट्राई करता है, जिसमें सबसे पहले वो अपने कुनलान एम्पायर की स्पिरिट को समन करता है। साथ ही उसने वहां पर पूरे के पूरे केओस टैबलेट स्पिरिट को भी समन कर लिया था ताकि उन सभी के अंदर की स्पिरिट को बाहर निकालकर लियो और उसके एंसेस्टर को हरा सके। जिसके बाद अब यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम बैटल एरिना का सीन देखते हैं जहाँ पर मूजियान ने अपने सारे के सारे केओस टैबलेट स्पिरिट को समन कर लिया होता है, और वो सारे के सारे टैबलेट बैटल एरिना के पास आ गए होते हैं। ये देखकर लियो और बाकी सभी एकदम हैरान रहते हैं कि आखिर इन स्टोन के अंदर क्या होगा, ये तो बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहे हैं, कहीं इसके अंदर कुनलान एम्पायर की तरह बाकी सारी स्पिरिट्स तो नहीं है। तब मूजियान अपनी दूसरी स्पिरिट को समन करने की कोशिश करता है जो कि काला कपड़ा पहनी हुई स्पिरिट होती है, और मूजियान के समन करते ही वो स्पिरिट वहां पर आ जाती है। जिसके बाद मूजियान घोस्ट एम्पायर को समन करने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो उन्हें समन करता है उसकी आंखों का कलर बदल जाता है। जिसके बाद वहां पर घोस्ट एम्पायर भी आ जाते हैं जो कि बाकी सारी की सारी स्पिरिट में सबसे ज्यादा पावरफुल दिखाई देते हैं। लेकिन मूजियान अब भी नहीं रुकने वाला था, वो एक एक करके बाकी सारी स्पिरिट्स को भी समन करना शुरू कर देता है, और अब अगली वाली स्पिरिट वो रिंग वाली स्पिरिट होती है जिसके समन करते ही वहाँ पर वो रिंग वाली स्पिरिट भी आ जाती है। और अब मूजियान ने अपनी सारी की सारी स्पिरिट्स को अनलॉक कर लिया होता है जो सभी बैटल एरिना के अंदर आ जाते हैं। ये देखकर सारे मास्टर का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है कि आखिर मूजियान ही वो इंसान था जो इस बार भी उन स्पिरिट्स को समन कर रहा था। मूजियान की पावर्स का अंदाजा लगाना तो बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है। जिसके बाद सारे मास्टर और डिसाइपल उन सभी स्पिरिट्स को देखकर उनके सामने झुकते हुए ग्रीट करने लगते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे स्पिरिट्स अपने अपने टाइम पे इस पूरे कुनलुन माउंटेन को प्रोटेक्ट किया करते थे। इस हिसाब से वो यहाँ के मास्टर के भी मास्टर हुए। और वहीं लियो को तो अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर मैं ये क्या देख रहा हूँ, मूजियान के पास इतनी ज्यादा पावर्स कैसे आई, कहीं इसकी ये पावर्स इसके फादर द्वारा दी हुई तो नहीं है, वरना ऐसे कैसे कोई डिसाइपल एक नहीं बल्कि 5-5 स्पिरिट को समन कर सकता है। ये तो जल्दी कोई अच्छा पावरफुल कल्टीवेटर भी नहीं कर सकता, तो मूजियान की कैसे औकात है जो इसने इतनी सारी स्पिरिट समन कर लिया। लेकिन तब मूजियान कहता है तुमने ही डायलॉग मारा था ना कि मेरी
मेरी पावर्स इस कल्टीवेशन दुनिया के समुद्र की बूंद के बराबर भी नहीं है, तो मैं अभी तुम्हें वही बूंद की पावर दिखाता हूँ कि मेरे पास कितनी ज्यादा पावर्स है। जिसके बाद वो वहाँ पर अपने घंटे वाली स्पिरिट को बुलाता है और जैसे वो उनका घंटा बजाता है चारों तरफ इतनी ज्यादा वेव्स फैलने लगती है कि पूरी जगह तूफान आना शुरू हो जाता है। ये देखकर लियो भी घबरा रहा था, लेकिन तब उसके एंसेस्टर की स्पिरिट उससे कहती है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। जिसके बाद वो लियो को एक गोल्डन शील्ड में कवर कर लेता है ताकि उसे उस घंटे की आवाज वाली वेव्स ना लगे, वरना अगर लियो को वो वेव्स लग गई तो वो वहीं पर खत्म हो सकता है। साथ ही लियो के एंसेस्टर को अभी इतना ये नहीं यकीन हो रहा होता है कि इन स्पिरिट्स के पास उतनी ज्यादा पावर्स होगी, क्योंकि ये स्पिरिट उतना ही ज्यादा पावरफुल हो सकती है जितना पावरफुल उसको समन करने वाला हो, लेकिन मू जियान तो उतना पावरफुल है ही नहीं। जब वो इतना पावरफुल नहीं होगा तो उसकी स्पिरिट भी उसी के हिसाब से पावरफुल रहेगी, इसलिए हमें उतना डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सुनकर तो मू जियान को गुस्सा आ जाता है और वो एक ही बार ऐसा जोर से वेव्स निकालता है कि लियो के एंसेस्टर की गोल्डन शील्ड भी वहीं पे चकनाचूर हो जाती है। ये देखकर लियो के एंसेस्टर एकदम हक्का बक्का रह जाता है कि मैंने तो मू जियान को गलत समझ लिया, उसके पास तो सच में बहुत ज्यादा पावर्स है। जिसके बाद वो मू जियान और उसकी स्पिरिट्स के ऊपर अटैक करने के लिए वहाँ पर अपने सबसे खतरनाक अटैक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिसमें वो अपने पाम के कई सारे रेप्लिका बनाते हुए उसे सारी स्पिरिट और मू जियान की तरफ घुमाना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो उन स्पिरिट और मू जियान के चारों तरफ अपने स्पेल से फॉर्मेशन बना देता है, जो सभी मिलकर उन्हें वहाँ से बाहर ही नहीं निकलने देंगे और उन सभी की पावर्स को कम करना शुरू कर देंगे। लेकिन मू जियान को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। जिसके बाद वो अपने घोस्ट एम्परर की पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और जैसे ही उनकी पावर्स एक्टिवेट होती है उस घोस्ट एम्परर की आंखों से बहुत ज्यादा तेज रोशनी निकलती है, जो कि आसमान में एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन बना देती है। और वो फॉर्मेशन इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो लियो के एंसेस्टर वाले अटैक को अपने अंदर ही सोख रहा होता है और धीरे धीरे करते हुए वो पूरा स्पेल से बना फॉर्मेशन घोस्ट एम्परर की फॉर्मेशन के अंदर ही समाना शुरू हो जाता है। ये देखकर सारे मास्टर और लियो भी एकदम हैरान रहते हैं कि आखिर ये तो इतना खतरनाक अटैक था जिसने मेरे एंसेस्टर के इतने खतरनाक अटैक को भी इतनी आसानी से रोक लिया। शायद ही अब मैं इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन को जीत पाऊंगा, लेकिन जब तक मेरे पास मेरे एंसेस्टर की स्पिरिट है तब तक मुझे हार नहीं माननी है। वो कैसे भी करके मुझे इस फाइट में जीत दिलाने की जरूर कोशिश करेंगे। साथ ही जब वो मॉन्क उस घोस्ट एम्पायर की आंखों में देखता है तो उसे अजीब सी फीलिंग आने लगती है, मानो कि वो उसके एंसेस्टर ही हो, लेकिन तब भी वो इस बात में उतना ध्यान नहीं देता। इधर लियो का एंसेस्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा मू जियान की तरफ ही बढ़ने लगता है, ताकि अगर मू जियान खत्म हो गया तो उसकी स्पिरिट्स भी उसका क्या उखाड़ पाएगी। लेकिन जैसे ही वो मू जियान की तरफ बढ़ रहा होता है मू जियान अपने एक और स्पिरिट की पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि वही ब्लैक कपड़ा पहने हुई स्पिरिट थी। और जैसे ही उस स्पिरिट की पावर्स एक्टिवेट होती है वहां पर से एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन सीधा लियो के एंसेस्टर की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है, जहां अब उसके एंसेस्टर में इतनी पावर्स नहीं थी कि वो खुद का गोल्डन शील्ड भी बना सके। तब दूर खड़ा लियो अपने एंसेस्टर को बचाने के लिए उनकी तरफ एक गोल्डन शील्ड बना देता है ताकि उन्हें कोई चोट न लग जाए, क्योंकि अभी उसके अंदर तो इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो जाकर अपने एंसेस्टर की मदद करे और मू जियान की बाकी स्पिरिट से लड़े। लेकिन तब भी इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि लियो पहले से ही काफी ज्यादा थक चुका था और इस बार जब वो अपना गोल्डन शील्ड बनाता है तो इसकी पावर्स बिल्कुल ही खत्म हो जाती है और उस फॉर्मेशन का जैसे ही खतरनाक अटैक उसे लगता है वो आसमान से जमीन पे गिरने वाला होता है। लेकिन सही टाइम पर डोंग आकर उसे बचा लेता है, जहाँ लियो उससे कहता है मास्टर मुझे माफ कर देना, मैंने आपका सर नीचा करा दिया। लेकिन डोंग उससे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने अपनी पूरी तरह से कोशिश की है, इसलिए अब तुम आराम कर सकते हो। वहीं पर बाकी सारे मास्टर बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि आखिरकार लियो ने अपनी हिम्मत हार दी और मू जियान की इतनी ज्यादा पावर्स देखकर कोई भी उसके फ्यूचर का अंदाजा लगा सकता है कि मू जियान कहां से कहां पर जाने वाला है। वो सच में अपने फादर की तरह एक इमॉर्टल फेरी बनकर ही दिखाएगा और ये चीज भी दूर नहीं, वो जल्द ही ये काम कर लेगा। जिसके बाद होस्ट वाले मास्टर ये अनाउंस करते हैं कि अब लियो के अंदर उतनी ज्यादा पावर्स नहीं बची कि वो दोबारा से फाइट कर सके, इसलिए इस मार्शल आर्ट कंपटीशन का विनर मू जियान कहलाता है। ये सुनकर सारे के सारे लोग एकदम खुश हो जाते हैं और खुशी से नाचना गाना शुरू कर देते हैं। वहीं मू जियान अब भी आसमान में खड़ा होता है, जहाँ उसके पीछे उसकी सारी स्पिरिट्स थी और जब काम पूरा हो जाता है तो उसकी सारी की सारी स्पिरिट्स अब मू जियान के अंदर दोबारा वापस से चली जाती है, ताकि बाद में जरूरत पड़ने पर मू जियान उन्हें दोबारा से समन कर सके। और फिर सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लियो और मूजियान के बीच काफी जबरदस्त फाइट हो रही होती है, जिस फाइट में मूजियान अपनी सारी की सारी स्पिरिट्स को समन कर लेता है। तब उससे लड़ने के लिए वहां पर लियो के एंसेस्टर भी आ जाते हैं, लेकिन तब भी मूजियान अपनी सारी स्पिरिट्स के साथ ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था और फिर उन दोनों में काफी कड़ी फाइट हो जाती है। लेकिन मूजियान अपने स्पिरिट्स का इस्तेमाल करते हुए लियो और उसके एंसेस्टर की स्पिरिट को हरा देता है, जिस वजह से इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में मूजियान की जीत होती है। ये देखकर सारे लोग एकदम खुश हो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही मूजियान अपनी सारी की सारी स्पिरिट्स को अपने अंदर वापस डालता है, उसकी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो आसमान से सीधा जमीन पे गिरने वाला था। ये देखकर हेडमास्टर जल्दी से वहां पर आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं ताकि जमीन पे गिरकर वो इंजर्ड ना हो जाए। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिस वजह से वो होश में भी आ जाता है। तो वही डोंग भी लियो को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है, इसलिए वो जल्दी होश में भी नहीं आता। इधर मूजियान हेडमास्टर से कहता है, मैंने मास्टर वूया का नाम नहीं डुबाया, जैसा मैंने उनसे वादा किया था वो मैंने कर दिया है कि जब तक मैं इस मार्शल आर्ट कंपटीशन को नहीं जीतूंगा तब तक के मैं उस बैच को नहीं लूंगा। और देखो आज मैं इस मार्शल आर्ट कंपटीशन को जीत चुका हूँ, जिस वजह से अब मैं पूरे हक के साथ वो बैच ले सकता हूँ। ये सुनकर हेडमास्टर भी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर होस्ट वाले मास्टर आते हैं जो मूजियान को उसका बैच और वो स्पिरिट बॉटल भी देते हैं, जो कि इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन को जीतने वाले को दिया जाने वाला था। तब हेडमास्टर मूजियान से कहते हैं, इस स्पिरिट बॉटल को पी लो, इससे तुम्हें काफी ज्यादा ताकत मिलेगी और तुम्हारी सारी की सारी चोटें ठीक हो जाएगी। जिससे मूजियान कहता है, मुझे मेरा बैज मिल गया वही मेरे लिए बहुत है, मैं तो धीरे धीरे भी ठीक हो जाऊंगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये स्पिरिट बॉटल मार्क को दे दें ताकि वो जल्दी से रिकवर हो सके। तब ये सुनकर हेडमास्टर उसके कान में कुछ कहते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं हमें सुनाई नहीं दिया जाता। तब उनकी ये बात सुनकर मूजियान खुश हो जाता है और फिर पूरी की पूरी स्पिरिट बॉटल को वहीं पर पी जाता है। जिसके बाद वो वहाँ पर बैठकर अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हेडमास्टर सारे लोगों से कहते हैं, अब ये मार्शल आर्ट कंपटीशन खत्म हो चुका है और जैसा कि ये वादा किया गया था कि जो भी 10 डिसाइपल होंगे उन्हें फॉरबिडन वैली में जाने का मौका मिलेगा। तो फॉरबिडन वैली में जाने वाला रास्ता 3 दिन बाद खुलेगा, 3 दिन बाद आप वहाँ पर जा सकोगे। लेकिन याद रखना ये सफर भी इतना आसान नहीं होगा, आपको कड़ी मेहनत करनी है और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आप लोग पावरफुल बन सको। ये सुनकर सारे के सारे डिसाइपल उछलना शुरू कर देते हैं जो भी उस टॉप 10 में शामिल हुए थे। इधर वू शुआंग मूजियान के पास आकर कहती है, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हारे पास इतनी सारी स्पिरिट्स हैं, तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई, इसके लिए तो तुम्हें मार पड़ेगी। लेकिन तब मूजियान उससे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें नहीं मालूम है कि मेरे पास इतनी सारी स्पिरिट्स है। जिसके बाद वू शुआंग उससे कहती है, कैसा लग रहा है तुम्हें पूरे इस सेक्ट का नंबर 1 डिसाइपल बनके, बहुत खुशी हो रही होगी तुम्हें। इस पर मूजियान कहता है, ये बात तो बहुत अच्छी है कि मैं इस सेक्ट का नंबर 1 डिसाइपल बन चुका हूँ, लेकिन अब भी मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है ताकि जो भी मेरे काम है मैं उन्हें वो पूरा कर सकूं और इसके लिए अभी बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। तब वहाँ पर बाकी सारे मास्टर भी आ जाते हैं जो मूजियान को देखकर कहते हैं, इतने पावरफुल होकर भी तुम्हारे अंदर जरा भी घमंड नहीं है, इसलिए तुम इस सेक्ट के नंबर 1 डिसाइपल कहलाने के लायक हो। लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी लालच या किसी बुरी चीज के चक्कर में मत पड़ना, वरना तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वही मास्टर बाइली मूजियान से कहते हैं, मैंने सुना है कि तुम्हारे कल्टीवेशन करने का तरीका बिल्कुल अलग है, तुम जितनी भी कल्टीवेशन करते हो उसकी पावर्स तुम्हारे पेट के अंदर ही चली जाती है, तो आखिर तुम्हारे कल्टीवेशन पावर बढ़ रही है या फिर नहीं। इस पर मूजियान कहता है, मेरी कल्टीवेशन पावर बढ़ेगी, लेकिन वो इसलिए जल्दी नहीं बढ़ पाती है क्योंकि मेरे पास उतने ज्यादा रिसोर्सेस ही नहीं है। एक नॉर्मल डिसाइपल से मुझे 100 गुना ज्यादा रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ाने के लिए, लेकिन वो मुझे अभी तक नहीं मिल रहा था। तब वहाँ पर हेडमास्टर आते हुए कहते हैं, तुम्हें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें 100 गुना ही चाहिए ना, मैं 100 नहीं बल्कि 1000 गुना रिसोर्सेस तुम्हें दे दूंगा, बस तुम कल्टीवेशन करके खुद को पावरफुल बनाते जाओ। ये सुनकर मूजियान खुश हो जाता है और हेडमास्टर का शुक्रिया करने लगता है। तब वहाँ पर वो मॉन्क और बाकी डिसाइपल भी आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश थे मूजियान के जीतने की वजह से, और फिर वो सभी मिलकर मूजियान को वहाँ से हवा में उछालना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से मूजियान भी बहुत खुश होता है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर मूजियान किन्यू के साथ बैठा होता है और किन्यू ने वहाँ पर बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। तब मूजियान ये देखकर उससे कहता है, अरे जीता तो मैं हूँ, खुश तो मुझे होना चाहिए, लेकिन मुझसे ज्यादा तो तुम इतनी शराब पी रही हो। इस पर किन्यू कहती है, तुम जीते या मैं जीती, दोनों तो एक ही बात है, इसलिए मैं खुशी में इतनी सारी शराब पी रही हूँ। वहीं हम मास्टर बाइली को देखते हैं जिन्होंने भी बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। तब वू शुआंग उनसे कहती है, आपने तो इस बार भी बहुत ज्यादा शराब पी ली है, लगता है अब आपको बेहोश कर देने वाली दवा देनी पड़ेगी। लेकिन तब बाइली कहते हैं, मुझे कोई दवा की जरूरत नहीं है, मेरी अभी उम्र 200 साल की है, लेकिन तब भी मेरी बॉडी किसी 20-25 साल के लड़के के बराबर की है, मैं किसी भी चीज को सहन कर लेता हूँ, इसलिए ये शराब का नशा भी
जल्दी उतर जाएगा। जिसके बाद वो मूजियान को वू शुआंग की बचपन की शरारतें बताने लगते हैं कि बचपन में आखिर वू शुआंग क्या क्या किया करती थी। ये सुनकर वू शुआंग को गुस्सा आ जाता है और वो बाइली को पटकते हुए कहती है अब आपको एक नहीं बल्कि 10-10 बेहोश कर देने वाली गोली दे दूंगी। तब मास्टर बाइली मूजियान से कहते हैं जब मैं पैदा हुआ था तभी से मुझे महसूस हो रहा था कि इस दुनिया में एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर आएगा जो कि आगे चलकर इतना ज्यादा पावरफुल बनेगा कि उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और देखो वो मेरा सपना सच हो रहा है क्योंकि तुम ही इतने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हो और आगे चलकर जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा पावरफुल बनकर दिखाओगे। ये सुनकर मूजियान हैरान और खुश हो जाता है लेकिन वो परेशान भी होता है माँ के लिए और अपने ग्रैंडपा की सोल के लिए। जिस पर वू शुआंग बताती है तुम्हें माँ की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हेड मास्टर ने उसे वही स्पिरिट बॉटल दी है जो कि तुम्हें दी है ताकि माँ जल्दी से ठीक हो सके। ये सुनकर मूजियान खुश हो जाता है। साथ ही वू शुआंग उससे कहती है हम दोनों साथ में वहाँ पर जाएंगे ताकि फाउंटेन ऑफ यूथ की मदद से तुम्हारे ग्रैंडपा की सोल को वापस से रिबॉर्न कर सके। जिस चीज से मूजियान खुश हो जाता है वही किन्यू ज्यादा शराब पीने की वजह से उल्टी पुल्टी बातें कर रही होती है इसलिए मूजियान उसे समझाने जाता है लेकिन तब वो उससे कहने लगती है क्या मैं तुम्हें शराब पी हुई दिखाई देती हूँ? ये तो बिल्कुल गलत है। जिसके बाद वो इतने ज्यादा शराब पीने की वजह से मूजियान के ऊपर ही सर रख कर बेहोश हो जाती है। तो वही मास्टर बाइली मूजियान से कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन एक बात का हमेशा याद रखना। और शराब पीने की वजह से वो कहते हैं अरे वो बात क्या थी मैं तो यही भूल गया। जिसके बाद वो खुद भी वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद वू शुआंग मूजियान को अपने घर के बारे में बताती है कि कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो बिंदास तुम मेरे घर पे आ सकते हो। तुम्हारी जैसे मदद हो सकेगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। कभी भी किसी चीज की टेंशन मत लेना। और हम 3 दिन के अंदर ही यहाँ से उस फॉरबिडन वैली के लिए निकल जाएंगे ताकि फाउंटेन ऑफ यूथ की मदद से तुम्हारे ग्रैंडपा के सोल को वापस ला सके। जिसके बाद वो शराब निकालने लगती है ताकि वो मूजियान यहाँ पर बैठकर उसे पी सके। जिसके बाद दोनों अपनी अपनी शराब के साथ चीयर्स करते हुए उसे पीना शुरू कर देते हैं। और फिर सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मूजियान मार्शल आर्ट कंपटीशन जीत जाता है जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश होता है और इस चीज से हेड मास्टर भी उससे कहते हैं अब से तुम्हें जितने भी रिसोर्सेस लगेंगे वो सब मैं देने के लिए तैयार हूँ बस तुम अपना कल्टीवेशन करो और पहले से भी और ज्यादा पावरफुल बनकर दिखाओ। जिस पर मूजियान मान जाता है और फिर रात को वो बाकी सभी के साथ शराब पीना शुरू कर देता है जिसमें वू शुआंग भी शामिल होती है। लेकिन किन्यू ने तो बहुत ज्यादा शराब पी ली थी इसलिए वो बेहोश होने लगती है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वू शुआंग मूजियान के साथ दोबारा शराब पीने वाली होती है लेकिन जैसे वो शराब पीते इससे पहले ही किन्यू को होश आ जाता है और वहाँ पे बैठे बैठे उल्टी पुल्टी बातें करना शुरू कर देती है और फिर थोड़ी देर बाद दोबारा से बेहोश हो जाती है। तब ये देखकर वू शुआंग मूजियान से कहती है लगता है आज का दिन सही नहीं है इसलिए हम किसी और दिन शराब पी लेंगे। जिसके बाद वो उसे एक मेडिसिन देती है और फिर बाइली को उठाकर वहाँ से ले जाने लगती है जिस पर मूजियान भी उसे वहाँ से जाने कह देता है। जिसके बाद वू शुआंग बाइली को अपने कंधे पे रखे वहाँ से ले जाती है। दूसरी तरफ हम कुछ मास्टर को देखते हैं जिनके पास लियो भी बैठा होता है और वो वहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर रहा था ताकि उसे जितनी भी चोटें लगी है वो सब ठीक हो सके। लेकिन वो अब भी काफी ज्यादा इंजर्ड होता है और उसे ठीक होने में बहुत टाइम भी लग सकता है। तब डोंग सभी से कहता है आखिर कौन जानता था कि मूजियान के पास इतनी खतरनाक स्पिरिट्स होगी। अगर इस बात का पहले ही मालूम पड़ गया होता तो शायद ही कोई उसे हरा पाता और वो तो मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन किए बगैर ही जीत जाता। पर आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि एक नया आया हुआ डिसाइपल इतनी जल्दी कल्टीवेशन करके एक नहीं बल्कि इतनी सारी स्पिरिट्स को समन कर ले। जरूर उसके अंदर कुछ खास बात है और ये बात उसे उसके फादर से ही मिली होगी तभी वो इतनी जल्दी इतनी सारी स्पिरिट्स को समन कर पा रहा है। वरना एक नॉर्मल डिसाइपल जो कल्टीवेशन करके पावरफुल बने उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो इतनी सारी स्पिरिट्स को समन कर पाएगा। तो दूसरा मास्टर कहता है मैंने तो सुना है मूजियान ने उस डेविल एम्पायर से भी फाइट की है और उसे काफी कड़ी टक्कर भी दी है। जब वो डेविल एम्पायर से इतनी बुरी तरह से फाइट कर सकता है तो लियो तो उसके सामने क्या चीज है। लियो उसके सामने तो अभी बहुत कमजोर है जिसे फाइट करने में मूजियान से परेशानी होगी। यही वजह से वो हार गया। पर अगर लियो के पास भी स्पिरिट्स होती तो वो बहुत ही कड़ी टक्कर देता मूजियान को और टक्कर के साथ साथ ये भी हो सकता था कि वो उसे हरा ही दे। तब डोंग कहता है ये तो वर्ल्ड क्लास नंबर 1 डिसाइपल बन चुका है जैसा डिसाइपल आज तक इस कुनलुन माउंटेन की हिस्ट्री में कभी नहीं आया था जो इतनी जल्दी इतना ज्यादा पावरफुल बनकर नंबर 1 पर आ सके। अब आगे से हम जितनी भी कोशिश करें शायद ही हम कभी मूजियान को हरा पाएंगे। उसे हराने के लिए कोई उतना ही पावरफुल चाहिए होगा जो उससे फाइट करके
उसे हरा सके, वरना किसी नॉर्मल डिसाइपल या फिर लियो के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि उसकी इतनी सारी स्पिरिट्स के साथ फाइट करके उसे हरा पाए। वही लियो भी कहता है मैं इस फाइट से हार कर बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मुझे कैसे भी करके मू जियान से इसका बदला लेना है, पर उसके लिए मुझे पहले स्पिरिट्स चाहिए होगी, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मुझे वो स्पिरिट्स कहाँ पर मिलेगी जिसका मैं इस्तेमाल करके मू जियान से फाइट कर सकूं। तब वो मास्टर किसी इमॉर्टल पोल के बारे में बात करने लगते हैं कि बस यही एक जगह है जहाँ से लियो को स्पिरिट्स मिल सकती है। तब ये सुनकर डोंग हैरान रह जाता है और उससे कहता है तुम जानते भी हो कि वो कितना ज्यादा खतरनाक जगह है, वो एक फॉरबिडन प्लेस है जहाँ पर जाना किसी को भी जल्दी अलाउड नहीं है। वहाँ पर कितनी ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सील लगाया गया है ताकि कोई भी वहाँ पर ना जा सके, इसलिए वहाँ पर जाने के सपने तो छोड़ ही दो। लेकिन वो मास्टर कहते हैं हजारों साल बीत चुके हैं ग्रेट वॉर को, इसलिए अब तो वहाँ पर जा ही सकते हैं। आप खुद दोबारा इस बार सोच लीजिए कि अगर वहाँ पर जाने के बाद लियो को भी स्पिरिट्स मिल जाती है तो कितनी अच्छी बात होगी, वो मू जियान से अपना बदला भी ले सकता है। लेकिन तब भी डोंग कहता है तुम नहीं जानते कि वो जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है, हर 300 साल में वहाँ पे लगी हुई सील को पावर्स दी जाती है ताकि वो और ज्यादा पावरफुल बने रहे, क्योंकि अगर वो सील टूट गई तो उसके पीछे जो बहुत ही भयानक ईविल है वो बाहर आ जाएगा, इसलिए वहाँ पर जाना किसी का भी अलाउड नहीं है। जो भी वहाँ पर जाता है उसके बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि वो मर कर ही वापस आए, इसलिए मैं लियो को इस तरह की मुसीबत में नहीं डाल सकता। उसके पास कोई स्पिरिट्स नहीं है तो खुद ही से अपना कल्टीवेशन करके पावर्स बढ़ाएगा ताकि वो मू जियान से लड़ सके, लेकिन मैं उसे इतनी खतरनाक जगह पर जाने के लिए नहीं कह सकता। इस चीज के लिए मेरा जवाब बस ना है और इसके अलावा मैं कभी हाँ नहीं कह सकता। तब ये सुनकर वो मास्टर उसे दोबारा कहने लगता है कि आपको एक बार फिर से सोच लेना चाहिए, अगर लियो वहाँ पर गया और उसके पास स्पिरिट्स आ गई तो ये उसके लिए कितनी अच्छी बात होगी, वरना अगर वो ऐसा ही रहा तो हमेशा इस बात से घुटते रहेगा कि वो मू जियान से हार चुका है और ये चीज उसे आगे कल्टीवेशन करने में भी प्रॉब्लम देगी। वो इस बात को सोचकर जल्दी से कल्टीवेशन भी नहीं कर पाएगा, तो इस हिसाब से वो मू जियान से क्या बाकी डिसाइपल के लायक का भी नहीं रहेगा। और वैसे भी हम लियो को वहाँ पर अकेले नहीं जाने देंगे, उसके साथ और भी साथी होंगे और कुछ बीस्ट भी होंगे ताकि वो उस ग्रेट इविल से लड़ सके, जिसके बाद वहाँ से लियो अपनी स्पिरिट्स को भी ले सकता है। तब लियो डोंग को समझाते हुए कहता है मास्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको ये बात सुन लेनी चाहिए क्योंकि मैं मू जियान को हराना चाहता हूँ और जब से मैं उससे हारा हूँ तब से ये चीज मेरे दिमाग को खाए जा रही है, मैं चैन से रह नहीं पा रहा हूँ, हर टाइम सोचते रहता हूँ कि कैसे मैं मू जियान को हरा पाऊँ और मुझे अपनी स्पिरिट पाने का बस वही एक रास्ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उस फॉरबिडन प्लेस में एक इमॉर्टल पोल है और उसके पास जाने के बाद वहाँ पर कोई भी अपनी स्पिरिट को कल्टीवेट कर सकता है, जिसके बाद उसके पास वो स्पिरिट्स आ जाएगी। इसलिए यही एक रास्ता है मू जियान को हराने का, जिस वजह से आप मुझे वहाँ पर जाने की अनुमति दे दें ताकि मैं अपने स्पिरिट्स को समन करके मू जियान से फाइट कर सकूं। तब ना चाहते हुए भी डोंग को उसकी बात माननी पड़ती है और वो उसे एक सील ऑर्डर देते हुए कहता है जाओ और कैसे भी करके वहाँ से जिंदा वापस आना। दूसरी तरफ हम एक डीमन हॉल को देखते हैं जहाँ पर डीमन लीडर बैठा होता है। तब उसके पास एक डीमन आता है जो कि 8 नंबर का डीमन जनरल है, जहाँ वो डीमन एम्पायर से कहता है आपने मुझे कैसे याद किया, जिस पर डीमन एम्पायर कहता है कुछ दिनों पहले कुनलुन माउंटेन में एक मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन हुआ था जिसमें एक डिसाइपल के पास बहुत ज्यादा पावर्स थी और उसने काफी सारी स्पिरिट्स को भी समन किया था, जिसकी पावर्स देखकर ऐसा लगता है कि वो एक इमॉर्टल फेरी का बेटा है, इसलिए तुम जाओ और उसे मार दो। दरअसल इन डेविल एम्पायर की मू जियान के फादर के साथ दुश्मनी थी, इसलिए अब मू जियान की पावर्स को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा है कि जरूर मू जियान उनके दुश्मन का ही बेटा है, इसलिए वो मू जियान को भी मारना चाहते हैं ताकि कभी अगर मू जियान को डेविल एम्पायर के बारे में पता चला तो वो हो सकता है यहाँ पर बदला लेने के लिए आए, इसलिए वो इससे पहले ही मू जियान को खत्म कर देना चाहता है। जिसके बाद वो वहाँ पर 2 और डेविल जनरल को लेकर आता है और उनसे कहता है जाओ और मू जियान को खत्म कर देना और उसके साथ साथ माँ को भी यहाँ पर लेकर आ जाना, लेकिन वो मुझे जिंदा चाहिए। जिस पर वो सारे डेविल जनरल मान जाते हैं और फिर वहाँ से मू जियान को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। इधर हम मू जियान को देखते हैं जो अपने घर पे बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, जहाँ वो कल्टीवेशन करते हुए अपने केओस टैबलेट स्पिरिट के पास भी पहुंच जाता है और काफी देर तक कल्टीवेशन करने के बाद उसकी 30% पावर्स रिकवर हो जाती है जो कि इस फाइट में खत्म हुई थी। और इस बार अपनी पावर्स को पूरी तरह से वापस पाने के लिए उसके पास कई सारे रिसोर्सेस होते हैं जिनकी मदद से वो अपना कल्टीवेशन जारी रखता है ताकि वो पूरी तरह से रिकवर हो सके। और फिर सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कुछ मास्टर डोंग को बता रहे होते हैं कि हमें लियो को उस फॉरबिडन प्लेस में भेज देना चाहिए जहां से स्पिरिट्स मिल सकती है, जिस पर ना चाहते हुए भी डोंग को मानना पड़ता है कि वो लियो को उस जगह भेज दे जहां पर स्पिरिट्स मिलती है ताकि स्पिरिट गेन करने के बाद वो मू जियान को आसानी से हरा पाएगा। तो वहीं हमने कुछ डेविल जनरल्स को भी देखा था जो सभी मू जियान को मारने उसके पीछे निकल गए होते हैं क्योंकि उनकी दुश्मनी मू जियान के फादर से हुआ करती थी, इसलिए अब वो अपनी बाकी की दुश्मनी मू जियान से निकालना चाहते
जाते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम किन्यू को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान होती है कि मू जियान ने अभी तक अपना कल्टीवेशन पूरा नहीं किया है, क्योंकि सारे लोग जमा हो चुके हैं उस फॉरबिडन वैली में जाने के लिए, पर मू जियान तो अभी तक अपना कल्टीवेशन कर रहा है। न जाने उसे अभी और कितनी देर लगने वाली है ब्रेक थ्रू करने में, क्योंकि ब्रेक थ्रू किए बगैर वो अपना कल्टीवेशन नहीं रोकता है। तो वहीं हम मू जियान को देखते हैं जो एक जगह पर बैठकर अपना कल्टीवेशन किए जा रहा होता है, और जैसे जैसे वो कल्टीवेशन करता है उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा था, और वो वहां से अपने स्पिरिचुअल रैल्म में पहुंच गया होता है जहां पर भी उसकी पावर्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रही थी। और फिर जब वो वहां से अपने रियल वर्ल्ड में आता है तो आसपास का सारा ऑरा मू जियान की बॉडी के अंदर जाने लगता है। ये देखकर किन्यू भी हैरान रह जाती है कि ये ऑरा तो पहले से ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है, और पहले जितना कम ऑरा निकल के आता था इस बार तो पहले से कहीं गुना ज्यादा ऑरा यहाँ पर बाहर निकल कर आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि मू जियान की कल्टीवेशन जल्दी पूरी हो रही है। वहीं हम मू जियान को देखते हैं जो खुद भी इस बात को समझ चुका था कि इस बार का ऑरा बहुत ज्यादा है जो मेरी ब्रेक थ्रू करने में जल्दी मदद करेगा, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ी देर और कल्टीवेशन करने के बाद वो वहां पर अपना ब्रेक थ्रू कर जाता है, लेकिन तभी उससे इतनी ज्यादा ऑरा बाहर निकलता है कि ये देखकर किन्यू घबरा जाती है और भागते हुए मू जियान को देखने जा रही होती है कि कहीं वहां पर कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई, लेकिन वो हड़बड़ी में मू जियान से ही टकरा जाती है जिस वजह से वो गिरने वाली होती है, पर मू जियान उसे रोक लेता है। जिसके बाद किन्यू उसे कांग्रेचुलेशन कहने लगती है ब्रेक थ्रू करने के लिए। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि सारे के सारे डिसाइपल फॉरबिडन वैली में जाने के लिए जमा हो चुके हैं, इसलिए आपको भी चलना चाहिए। ये सुनकर मू जियान वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड पे खड़े होकर वहां से बाकी डिसाइपल्स के पास जाने के लिए निकल जाता है, और जब थोड़ी दूर आने के बाद वो उस जगह पर पहुंचता है तो उसे वहां पर एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल पोर्टल दिखाई देता है जो कि अभी तक खुला नहीं था। जब सारे डिसाइपल तैयार हो जाएंगे तब मास्टर अपनी पावर की मदद से उस पोर्टल को खोलेंगे, जिसके बाद ही सारे डिसाइपल उस फॉरबिडन वैली के अंदर जा सकते हैं। अब मू जियान वहां से बाकी सारे डिसाइपल और मास्टर के पास आता है और उन्हें ग्रीड भी करने लगता है। तब डोंग सभी से कहता है सारे डिसाइपल तो यहाँ पर जमा हो चुके हैं, तो चलो इस फॉरबिडन वैली का पोर्टल खोला जाए। लेकिन मू जियान सभी को रोकते हुए कहता है माँ कहाँ पर है, मैं उसके बगैर उस जगह पर नहीं जाऊंगा, इसलिए मुझे उसे देखना है। तभी उसके पीछे मार्क आ जाती है, इसलिए वो उसे गले लगा लेता है और इतनी जोर से गले लगाता है कि मार्क को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही होती है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। जिसके बाद मार्क उससे कहती है मैंने सुना कि तुमने उस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन को जीत लिया है, ये तो बहुत अच्छी बात है, और यही तुम्हारी जीत हमें हमारे ग्रैंडपा को दोबारा से रिजरेक्ट करने की एक नई सीढ़ी होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अपने ग्रैंडपा को दोबारा से वापस हासिल कर लेंगे। जिस पर मू जियान भी हाँ में जवाब देता है। तब वहाँ पर वू शुआंग आती है जो उन दोनों से कहती है अगर तुम इस फॉरबिडन वैली के अंदर जा रहे हो तो वहाँ पर तुम्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। वो जगह पूरी तरह से वीरान है, लेकिन तब भी वहाँ पे खतरा यहाँ से भी बहुत ज्यादा है, इसलिए अगर तुमने जरा सी भी चूक की तो इसका तुम्हें बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है, इसलिए वहाँ पर जाने के बाद बहुत ज्यादा सावधान रहना। जिसके बाद मास्टर सारे लोगों को उनकी नेम प्लेट देते हैं जो कि इस फॉरबिडन वैली में उनके काम आएगी, क्योंकि अगर किसी को भी वहाँ से रिटर्न आना होगा तो वो ये नेम प्लेट की मदद से वापस रिटर्न आ सकता है, क्योंकि ये नेम प्लेट उन्हें वहाँ से रिटर्न आने का रास्ता बताएगी। तब हेड मास्टर उस मॉन्क से कहते हैं मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूँ कि तुम सारे के सारे डिसाइपल्स को प्रोटेक्ट करो उस फॉरबिडन वैली के अंदर जाकर, क्योंकि हम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते, इसलिए हम तुम्हें ये सारी जिम्मेदारी दे रहे हैं। तुम्हें उन सबको फाउंटेन ऑफ यूथ के पास ले जाना होगा, पर याद रखना कि किसी को कोई चोट नहीं आनी चाहिए। जिस पर वो मॉन्क मान जाता है और फिर सारे मास्टर अब उस फॉरबिडन वैली के पोर्टल के पास आकर अपनी पावर्स एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं, और सभी अपनी पावर्स को मिलाते हुए उस पोर्टल को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। जहाँ थोड़ी देर की पावर्स मिलाने के बाद वो पोर्टल पूरी तरह से खुल जाता है। ये देखकर सारे डिसाइपल्स हैरान और खुश हो जाते हैं कि अब वो उस फॉरबिडन वैली के अंदर जा सकेंगे। तब पोर्टल के खुलते ही सबसे पहले वो मॉन्क उसके अंदर जाता है, उसके जाने के बाद लियो और बाकी कुछ डिसाइपल जाते हैं, और फिर आखिरी में मू जियान, वू शुआंग और मार्क भी उसके अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद हम उस फॉरबिडन वैली का नजारा देखते हैं जो कि खाली पहाड़ों से बनी जगह थी, और वो पूरी जगह एकदम वीरान होती है, किसी के भी होने का नामो निशान तक नहीं होता, और पहाड़ के नीचे से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती है, मानो नीचे कोई हो तो नीचे से चिल्लाते हुए ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर सभी एकदम हैरान रह जाते हैं और उन्हें डर भी लग रहा था कि आखिर ये कितनी ही ज्यादा भयानक जगह है। तब वो मॉन्क सभी से कहता है तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, इस पूरी जगह पर कोई भी इंसान नहीं है, लेकिन जब हम फाउंटेन ऑफ यूथ के पास पहुंचेंगे तो वहाँ पर कुछ एंशिएंट क्वीन सोल्जर्स हैं जो कि आज से नहीं काफी टाइम से वहाँ पर रहते हैं और उस जगह की गार्डियन करते हैं, इसलिए तुम्हें वहाँ के अलावा कहीं और पर कोई भी इंसान नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसके लिए तुम सबको साथ रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जगह कदम कदम पे बहुत खतरनाक है। यहाँ पर अगर तुम लोगों से जरा से भी चूक हुई तो उसकी बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है, इसलिए साथ में ही रहना। जिस पर पीले कपड़े वाला डिसाइपल कहता है हम लोगों को डरने की क्या जरूरत है, जब हमारे साथ
साथ आप और मूजियान है, आप दोनों की पावर के सामने तो कोई भी नहीं टिक पाता। जिस पर मॉन्क कहता है बात तो सही है, लेकिन ये जगह एक एंशिएंट बैटल फील्ड हुआ करती थी। यहाँ पर न जाने कितने लाखों लोग मर चुके हैं, जिनकी आत्माएं ऐसा कहा जाता है कि अब भी यहाँ पर भटकती है। इसलिए मेरी सलाह है कि तुम लोग यहाँ से अलग मत होना और सब लोग बिल्कुल एक साथ ही रहना, क्योंकि मुझे मास्टर ने जिम्मेदारी दी है ताकि मैं तुम सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं। इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना नहीं चाहता। साथ ही यहाँ पर और भी कई सारी जगह है फाउंटेन ऑफ यूथ के अलावा। तुम लोगों में से कोई वहाँ पर जाना चाहता है तो जा सकता है, मैं उसके लिए रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरी सलाह है कि तुम लोग मेरे ही साथ रहो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा भी हो सकता है। जिस पर बाकी के डिसाइपल्स कहते हैं हम लोग आप ही के साथ जाएंगे, हम लोगों को अलग कहीं पर नहीं जाना है, जहाँ आप जाओगे हम सब वहीं पर जाने के लिए तैयार हैं। वहीं ये सारी चीज देखकर लियो खुद से कहता है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं थी तो आगे तुम लोग यहाँ पर आए ही क्यों। फॉरबिडन वैली में आने के बाद इंसान को खुद ही शातिर बनना पड़ता है ताकि वो सारी चीजों का सामना कर सके, लेकिन तुम लोग तो मुझे बहुत ज्यादा डरपोक दिखाई दे रहे हो, इसलिए तुम सब एक साथ रहोगे। लेकिन एक साथ रहकर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक साथ रहने पर उल्टा तुम लोगों को ही और ज्यादा परेशानी होगी। इसलिए मैं तो तुम लोग के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता, मैं यहाँ से चला जाऊंगा और अपना अलग ही जगह जाकर इस पूरे फॉरबिडन वैली की छानबीन करूंगा ताकि मुझे कोई अच्छी चीज काम की मिल सके। जिसके बाद वो वहाँ से उड़ते हुए चला जाता है। ये देखकर मूजियान भी हैरान था कि जब से ये लियो हारा है तब से ये बिल्कुल बदल सा गया है, इसके अंदर कोई गलत प्लान तो नहीं चल रहा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि लियो क्या करने के लिए गया है, वो अपनी स्पिरिट्स को कलेक्ट करने वहाँ से अलग हुआ है ताकि किसी और को उसके बारे में और उसका प्लान क्या है ना मालूम पड़ सके। अब मॉन्क वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, इसलिए सारे डिसाइपल मूजियान और बाकी सब भी उसके पीछे जाते हैं और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मूजियान और बाकी सारे डिसाइपल उस जगह पर आकर जमा हो जाते हैं जहां पर से फॉरबिडन वैली के अंदर जाने वाला पोर्टल बनेगा, और तब वहां पर सारे डिसाइपल के जमा हो जाने की वजह से मास्टर्स मिलकर वहां पर अपनी पावर की मदद से पोर्टल को ओपन करने लगते हैं ताकि उसके अंदर डिसाइपल जा सके। लेकिन जाने से पहले उन मास्टर ने सारे के सारे डिसाइपल की जिम्मेदारी उस मॉन्क को दी होती है ताकि वो सभी डिसाइपल को प्रोटेक्ट कर सके और उन्हें कोई भी खतरा ना हो। जिसके बाद सारे के सारे डिसाइपल उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं जहाँ फॉरबिडन वैली बहुत ही खतरनाक जगह दिखाई दे रही थी। वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं होता, बस सिर्फ वीरान ही वीरान जगह होती है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सभी फॉरबिडन वैली के अंदर आगे बढ़ रहे होते हैं, जो जगह बिल्कुल वीरान सी दिखाई दे रही थी। लेकिन उनके साथ लियो नहीं होता क्योंकि वो अपना अलग ही साइड हो चुका है और उनके साथ नहीं जा रहा है। तब उस पीले कपड़े वाले डिसाइपल को वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक और बड़ा एनलाइटमेंट ट्री दिखाई देता है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है कि आखिर कितना पावरफुल और बड़ा ट्री दिखाई दे रहा है। तब मॉन्क उसे उस ट्री के बारे में बताता है कि ऐसा कहा जाता है ये ट्री आसपास मौजूद सारे के सारे पावरफुल चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अंदर घोस्टली पावर, हेवनली पावर्स और अर्थ की भी पावर्स मौजूद है, क्योंकि ये सारी की सारी पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। इसलिए ये ट्री बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, उसके आसपास भी जाना नहीं चाहिए, वरना वो तुम लोगों को भी अपने अंदर घसीटने की कोशिश करेगा। लेकिन बेवकूफ डिसाइपल मॉन्क की पूरी बात सुने बगैर ही वहाँ से उस पेड़ के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। ये देखकर मॉन्क उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर बहुत खतरा है। लेकिन वो लोग तो सुनने का नाम ही नहीं लेते, इसलिए मॉन्क को भी जल्दी जल्दी उन्हें बचाने जाना पड़ता है। लेकिन तभी जैसे ही वो डिसाइपल उस ट्री के करीब आते हैं, वहाँ पर एक पावर से बना भवंडर आ जाता है जो उन्हें अपने अंदर ही घसीट रहा था। वो लोग जितनी भी कोशिश करते वहाँ से आगे जाने की, वो वहाँ से आगे जा ही नहीं पाते क्योंकि वो भवंडर अपनी पूरी पावर्स लगाते हुए उन्हें अपने अंदर घसीट रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक स्केलेटन से बना बीस्ट आ जाता है जो उन डिसाइपल्स को ही खाने के लिए वहाँ पर आ रहा था। सारे डिसाइपल उस बीस्ट को देखकर एकदम घबरा जाते हैं और पूरी जान लगाकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन वो भवंडर तो उन्हें छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो उन्हें पूरी ताकत के साथ वहीं पर पकड़े होता है ताकि तब तक वो स्केलेटन बीस्ट उन्हें खाकर उनका खेल वहीं पर खत्म कर दे। तब ये देखकर मूजियान कहता है लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा इस बीस्ट को सबक सिखाने के लिए। जिसके बाद वो वहाँ पर जाने लगता है, लेकिन मॉन्क उसे रोकते हुए कहते हैं तुम्हें इस बीस्ट के बारे में जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हारा एनकाउंटर पहली बार ऐसे बीस्ट से होगा, इसलिए मेरी सलाह तो ये है कि तुम पीछे ही रहो और सारी चीजें मुझ पर छोड़ दो, मैं ही इस बीस्ट को सबक सिखा के आता हूँ। जिसके बाद वो उस बीस्ट से फाइट करने के लिए वहाँ से चला जाता है और अपनी पावर की मदद से सबसे पहले तो उन डिसाइपल्स को वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि अगर इसने पहले अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया तो हो सकता है इससे उन डिसाइपल को भी चोट लग सकती है। लेकिन तब भी वो भवंडर उन डिसाइपल को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब वो मॉन्क वहाँ पर अपने पावरफुल हेल्म को समन कर लेता है जिसके अंदर काफी ज्यादा पावर्स होती है और वो उस हेल्म की मदद से उस भवंडर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो डिसाइपल बच जाए। उसका हेल्म
मॉन्क जैसे ही उस स्केलेटन बीस्ट की आंख पे अटैक करता है वो अपना भवंडर रोक देता है और इससे मौका मिल जाता है सारे डिसाइपल्स को वहाँ से बचकर भाग निकलने का। इसलिए वो सभी डिसाइपल अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन ये चीज देखकर वो स्केलेटन बीस्ट एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पहाड़ जैसे हाथ को सीधा उस मॉन्क की तरफ ही कर देता है ताकि उससे उस मॉन्क का वहीं पर खेल खत्म कर सके। लेकिन मॉन्क भी इसके लिए तैयार था। वो अपने हेल्म का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही पावरफुल अटैक उस बीस्ट के हाथों पर ही कर देता है ताकि हेल्म की नोक निकलकर उस बीस्ट के हाथ को ही काट दे। लेकिन उस बीस्ट का हाथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, वो उस हेल्म से भी नहीं कट पाता। जिसके बाद वो बीस्ट अपना एक बहुत ही पावरफुल खतरनाक अटैक सीधा मॉन्क के ऊपर ही कर देता है। जिस अटैक से बचने के लिए वो मॉन्क वहाँ पर अपना एक शील्ड बना लेता है और वो शील्ड उस मॉन्स्टर के अटैक को रोक लेती है, जिस वजह से वो मॉन्क बच जाता है। लेकिन वो बीस्ट तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। अब वो अपना सर पटकते हुए उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है ताकि एक बार ये शील्ड टूट जाए वो उस मॉन्क को तो वहीं पे पकड़ के कच्चा खा जाएगा। मॉन्क अपनी पूरी पावर्स लगाए होता है ताकि ये शील्ड टूट ना जाए, वरना अगर ये टूटा तो काफी मुसीबत हो सकती है। पर तब भी वो स्केलेटन मॉन्स्टर अपने सामने वाली सींग को पूरी पावर के साथ उस शील्ड के अंदर ही घुसा देता है, जिस वजह से अब जाकर वो शील्ड चकनाचूर होने लगता है। ये देखकर मूजियान और बाकी एकदम घबरा जाते हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। जिसके बाद वो बीस्ट उस मॉन्क के शील्ड को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है। लेकिन तब भी मॉन्क अपना दोबारा से हेल्म लेकर उस स्केलेटन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए चले जाता है, जहाँ उसने अपने हेल्म को उसकी पूरी बॉडी पे घुमा दिया था ताकि वो उसकी पूरी बॉडी को ही काट सके। लेकिन तब भी उस मॉन्स्टर की बॉडी को तो कोई असर ही नहीं होता, मानो वो लोहे की बनी हो। लेकिन मॉन्क अब भी हिम्मत नहीं हारता है। वो दोबारा से अपने उसी हेल्म का इस्तेमाल करते हुए कई सारे खतरनाक अटैक उस मॉन्स्टर पे करता है। लेकिन अब भी उस मॉन्स्टर को तो जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो उसके सामने पावरफुल दिखाई दे रहा होता है। तब वो डिसाइपल जिसने अपना मुंह ढका होता है वो मॉन्क की मदद करने के लिए आ रही होती है। लेकिन मॉन्क उसे साफ साफ मना कर देता है कि किसी को भी यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, मैं किसी और को ऐसी मुसीबत में नहीं डाल सकता, क्योंकि मास्टर ने मुझे तुम सबको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी दी है, ना कि तुम लोगों को मुसीबत में डालने की। इसलिए जैसा मैं कह रहा हूँ तुम्हें वही सुनना होगा। साथ ही ये मॉन्स्टर भी उतना कम पावरफुल नहीं जो कि तुम डिसाइपल इससे फाइट कर सको। ये बिल्कुल एक स्वॉर्ड फेरी जितना पावरफुल दिखाई दे रहा है, इसकी पावर्स भी उससे कम नहीं होगी, इसलिए इससे फाइट करना काफी मुश्किल है। जिसके बाद मॉन्क अपनी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और इस टेक्निक के हिसाब से वो अपनी वाजराज धर्मा बॉडी को समन कर लेता है, जिसके समन करते ही उसकी पूरी बॉडी का एक डुप्लीकेट उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है, जो कि उससे साइज में 100 गुना ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी होता है। जिसके सामने अब वो स्केलेटन बीस्ट छोटा दिखाई देने लग जाता है और जैसे जैसे वो मॉन्क करता वैसे वैसे ही उसकी धर्मा बॉडी हरकत कर रही होती है। जिसके बाद वो मॉन्क वाजरा स्पाइरल मुद्रा नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसका इस्तेमाल करते ही उसके ऑरा वाला हाथ वहीं पर से कट जाता है और वो अपने कई सारे पावरफुल रिंग के साथ एक खतरनाक अटैक उस मॉन्स्टर के ऊपर कर देता है, जहाँ इस बार जैसे ही वो अटैक उस मॉन्स्टर को लगता है उसकी हड्डियां टूटने लगती है और थोड़ी देर तक अटैक लगने के बाद ही वो मॉन्स्टर वहाँ पर पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। जिसके मरने के बाद वो मॉन्क अपनी धर्मा बॉडी को वापस अपने अंदर रख लेता है। ये देखकर मूजियान हैरान था कि ये मॉन्क तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि इस मॉन्क के पास इतनी पावरफुल धर्मा बॉडी टेक्निक होगी। साथ ही इस चीज से बाकी सारे डिसाइपल एकदम खुश होते हैं कि चलो मॉन्क ने तो उस मॉन्स्टर का खेल खत्म कर दिया, अब हम लोग यहाँ से आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ने वाले होते हैं जमीन के अंदर से कई सारी मोटी मोटी बेलें बिल्कुल स्नेक की तरह उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, जो उन सभी के ऊपर अटैक करने वाली होती है। लेकिन मूजियान वहाँ पर अपने लोटस को समन करके उस स्नेक से बच जाता है। साथ ही बाकी डिसाइपल भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन बेलों से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन वो बेलें तो उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो एक के बाद एक अलग अलग डिसाइपल को अपने चंगुल में पकड़े जा रही होती है। किसी के भी कितने भी अटैक का उन बेलों पे कोई असर नहीं होता, जिससे सभी परेशान हो जाते हैं कि अब वो यहाँ से कैसे निकलेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर लियो आ जाता है, जो अपनी पावरफुल टेक्निक की मदद से उन सारी की सारी बेलों को वहीं पर काट देता है। ये देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर लियो हमें बचाने के लिए वापस रिटर्न आ गया। साथ ही मूजियान को भी यकीन नहीं होता कि ये लियो तो मुझसे और बाकियों से कितनी ज्यादा नफरत करता है, लेकिन तब भी ये हमें बचाने के लिए कैसे रिटर्न आ गया। और उसके इसी सोचते हुए ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मूजियान और बाकी सारे डिसाइपल फॉरबिडन वैली के अंदर आ गए होते हैं, लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद उनके सामने एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि पूरा पूरा स्केलेटन से बना हुआ था। सभी उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। जिसके बाद वो मॉन्क अपनी पावर की मदद से उस मॉन्स्टर से लड़ता है और अपनी धर्मा बॉडी का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर का वहीं पर खेल खत्म कर देता है। लेकिन अब भी इनकी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। जैसे वो सभी आगे बढ़ने वाले होते हैं, जमीन से कई सारी अजीब तरह की बेलें बाहर
निकलने लगती है जो उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उन्हीं क्रिएचर को देखते हैं जिनके अंदर से वो खतरनाक बेलें बाहर निकल कर आ रही थी। वो सभी कहते हैं आज तो हमें इतने सारे मीट मिल गए, इन सभी को खाकर हम अपनी पावर्स बढ़ा लेंगे। इसके बाद वो क्रिएचर दोबारा से अपने बेले निकालते हुए सारे डिसाइपल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। ये देखो पीले कपड़े वाला डिसाइपल तो घबरा जाता है कि आखिर ये फॉरबिडन वैली कितनी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर तो कदम कदम पे अलग अलग क्रिएचर और मॉन्स्टर रहते हैं। वहीं वो डिसाइपल जिसने अपने मुंह पे कपड़ा ढका होता है वो अपनी फ्रोजन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है ताकि उसकी मदद से उन बेलों को खत्म कर सके। और फिर वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन सारी की सारी बेलों और उस क्रिएचर को वहीं पर बर्फ से जमा देती है। लेकिन वो ज्यादा देर तक जमे नहीं रहते, थोड़ी देर बाद ही वो सारे के सारे बर्फ को खत्म करके क्रिएचर दोबारा से आजाद हो जाता है। और इस बार वो पहले से भी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। तब ये देखकर सारे के सारे डिसाइपल एक साथ उस क्रिएचर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं ताकि वो क्रिएचर अब जाकर मारा जाए। लेकिन इतने सारे डिसाइपल के भी एक साथ अटैक करने का उस क्रिएचर पे कोई भी असर नहीं होता। उसे तो मानो एक खरोच तक नहीं आई हो। वो दोबारा से गुस्से में उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जो देखकर डिसाइपल्स भी हैरान थे कि आखिर हमारे इतने अटैक का इस पे कोई असर क्यों नहीं हुआ। इससे लड़ना तो काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। लेकिन तब वहाँ पर मूजियान आ जाता है जहाँ वो खुद से कहता है बस बहुत हो गया, लगता है अब मुझे ही इस क्रिएचर को सबक सिखाना होगा। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी क्विनलैंड एम्पायर के स्वॉर्ड को समन करने की कोशिश करने लगता है। और थोड़ी देर कोशिश करने के बाद वो वहाँ पर अपने क्विनलैंड एम्पायर के स्वॉर्ड को समन भी कर लेता है जो कि बहुत बड़ी वाली स्वॉर्ड होती है। और वो स्वॉर्ड की मदद से उस क्रिएचर के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तब जैसे ही वो क्रिएचर उस स्वॉर्ड को देखता है वो घबरा जाता है कि ये तो क्विनलैंड एम्पायर की स्वॉर्ड है, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि तो मूजियान ने अभी तक उसके ऊपर अटैक भी नहीं किया था। वो क्रिएचर तो बस उसकी स्वॉर्ड देखकर डर गया होता है। लेकिन तब भी मूजियान नहीं रुकता और अपनी खतरनाक क्विनलैंड एम्पायर वाली स्वॉर्ड की मदद से उस क्रिएचर के ऊपर अटैक कर देता है, जो अटैक इतना जोरदार उसे लगता है कि वो क्रिएचर वहाँ से धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि वो क्रिएचर अभी जिंदा भी है या फिर मर गया। लेकिन जैसे वो क्रिएचर गायब होता है आसपास का मौसम बिल्कुल सुहाना हो जाता है और धूप भी निकल जाती है। जिसके बाद मूजियान बाकी सारे डिसाइपल से कहता है जितना मैंने सोचा था ये फॉरबिडन वैली उससे भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर कदम कदम पे अलग अलग खतरे हो सकते हैं, इसलिए तुम सभी को एकदम ज्यादा सावधान रहना होगा। नजर हटी तो दुर्घटना भी घट सकती है। तब मॉन्क सभी से कहते हैं हमें अभी यहाँ से उस एनलाइटमेंट ट्री के पास जाना होगा क्योंकि वहाँ का गार्डियन मॉन्स्टर तो मारा जा चुका है। उसके बाद हम आसानी से वहाँ पर जा सकते हैं। इसलिए सारे डिसाइपल उस एनलाइटमेंट ट्री के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर मॉन्क सबसे आगे होता है तो उसके पीछे सारे के सारे डिसाइपल होते हैं जो उसके साथ उस एनलाइटमेंट ट्री के पास जा रहे होते हैं। और थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद वो सभी उस एनलाइटमेंट ट्री के पास पहुंच जाते हैं। और इस बार यहाँ पर पहुंचने में उन्हें कोई परेशानी भी नहीं हुई थी क्योंकि यहाँ का गार्डियन स्केलेटन वाला मॉन्स्टर को तो मॉन्क ने पहले ही मार दिया था। तब उन्हें वहाँ पर आने के बाद काफी ज्यादा ऑरा महसूस हो रहा होता है। और जब वो पेड़ के ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर लियो बैठा होता है जो कि वहाँ पर बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा था। तब ये देखकर पीले कपड़े वाला डिसाइपल हैरान रह जाता है कि आखिर ये तो सबसे पहले यहाँ पर आकर अपना कल्टीवेशन कर रहा है, तो क्या यहाँ पर कल्टीवेशन करना पॉसिबल भी है। जिस पर मॉन्क उसे बताता है हाँ यहाँ पर कल्टीवेशन कर सकते हैं। और खास बात यह है कि मैं तुम लोगों को इसी के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, लेकिन यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए तुम्हें पहले लॉ ऑफ अंडर वन कंट्रोल का इस्तेमाल करना होगा, उसके बाद ही तुम यहाँ पर कल्टीवेशन कर सकते हो। अगर तुम लॉ ऑफ अंडर वन कंट्रोल नहीं जानते हो तो देखो मैं कैसे करता हूँ, और जैसा मैं करूंगा उसके बाद ही तुम्हें उस चीज को परफॉर्म करना है। और फिर उसे परफॉर्म करने के बाद तुम यहाँ पर आसानी से अपना कल्टीवेशन कर सकते हो। जिसके बाद मॉन्क लॉ ऑफ अंडर वन कंट्रोल को करना शुरू कर देता है, जहाँ वो एक बहुत ही बड़े पत्ते पे बैठकर एकदम शांत हो जाता है और अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। तब ये देखकर बाकी सारे डिसाइपल भी उसी की तरह करने लगते हैं। और जब मूजियान वैसा करता है तो वो किसी अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ उसके सामने बस वही एनलाइटमेंट ट्री होता है, लेकिन उसके एक भी डिसाइपल वहाँ पर मौजूद नहीं होते। साथ ही यहाँ का एनलाइटमेंट ट्री भी बिल्कुल अलग ही कलर का था, उसके पत्ते भी बर्फ जैसे दिखाई दे रहे होते हैं। ये देखकर मूजियान हैरान रह जाता है कि अरे मैं यहाँ पर कौन सी जगह पर आ गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं यहीं पे बैठकर अपना कल्टीवेशन करूंगा, क्योंकि जैसा उस मॉन्क ने बताया था मुझे वैसा ही करना होगा। हो सकता है इस एनलाइटमेंट ट्री की पावर्स ने मुझे उसके अपने वर्ल्ड में घसीट लिया हो और यहाँ पर आने के बाद मेरी कल्टीवेशन और अच्छे से बढ़ सकती है, इसलिए मुझे ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। साथ ही मॉन्क ने ये भी बताया था कि जब तक एनलाइटमेंट ट्री किसी को ना सिलेक्ट करे वो उसे यहाँ पर अच्छे से कल्टीवेशन करने नहीं देता है, इसलिए मैं यहाँ पर अपना कल्टीवेशन स्टार्ट करता हूँ। अगर एनलाइटमेंट ट्री ने मुझे सिलेक्ट किया होगा तो वो यहाँ पर मुझे अपना कल्टीवेशन करने देगा, जिस वजह से मेरी पावर्स पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद मूजियान वहाँ पर अपना कल्टीवेशन
कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसे वो उसे स्टार्ट करता है, उसे अपने सामने उसके ग्रैंडपा दिखाई देते हैं, जो उससे कहते हैं कि यहाँ पर कल्टीवेशन करना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम यहाँ पर काफी अच्छे से कल्टीवेशन कर लोगे, और जिस उम्मीद में तुम यहाँ पर आए हो वो उम्मीद भी तुम्हारी अच्छे से पूरी हो जाएगी। जिसके बाद उसके ग्रैंडपा मार्क में बदल जाते हैं, और ये दोनों भी कोई असली इंसान नहीं थे, बल्कि बस उस एनलाइटमेंट ट्री द्वारा दिखाए गए ह्यूमन फिगर थे, जिन्हें देखकर मूजियान को ऐसा लग रहा था कि वो उसके सामने सच में आ गए हैं। तब मार्क मूजियान से आगे कहती है, हिम्मत मत हारना और काफी अच्छे से अपना कल्टीवेशन पूरा करना। बचपन में जब तुम कितने कमजोर हुआ करते थे तो लोग तुम्हारा कितना मजाक उड़ाते थे, लेकिन तब भी तुमने हिम्मत नहीं हारी थी और अपना कल्टीवेशन जारी रखा था। इसलिए मुझे अब भी उम्मीद है कि तुम अपना कल्टीवेशन जारी रखोगे, और जो तुम्हारा सपना है वो सपना तुम जरूर पूरा करोगे। इसलिए हार्ड वर्क से कभी पीछे मत हारना, जितना हो सके उतना हार्ड वर्क करने की कोशिश करना। जिसके बाद वो भी वहाँ से गायब हो जाती है, और उसके गायब होने के बाद वहाँ पर उसकी केओस टैबलेट स्पिरिट को संभालने वाली लड़की आ जाती है, जो कि उसके केओस टैबलेट स्पिरिट को संभाला करती है। और वो भी वहाँ पर आने के बाद मूजियान को मोटिवेट करना शुरू कर देती है। तब इतने सारे लोगों से मोटिवेट होकर मूजियान वहाँ पर अपना कल्टीवेशन शुरू करता है, और जैसे वो अपना कल्टीवेशन शुरू करता है उसके आसपास चारों तरफ अलग तरह के फॉर्मेशन बन जाते हैं। और इस तरह का फॉर्मेशन आज तक के पहली बार उसके साथ बना था। उसने जितनी बार भी कल्टीवेशन की थी, इतनी खतरनाक तरीके से उसकी कल्टीवेशन कभी नहीं हुई थी, और ये वाली कल्टीवेशन सबसे खतरनाक और पावरफुल दिखाई दे रही होती है, जहाँ मूजियान उन सारी पावर्स को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। और थोड़ी देर तक कंट्रोल करने के बाद वो सारी पावर्स को कल्टीवेट भी कर जाता है, जिसे कल्टीवेट करने के बाद वो दोबारा से उसी एनलाइटमेंट ट्री के पास पहुंच जाता है, जहाँ उसके बाकी सारे डिसाइपल्स भी होते हैं। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो अजीब सी बेलों वाला क्रिएचर सारे डिसाइपल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन मूजियान ने अपनी क्विनलैन एम्पायर स्वॉर्ड की मदद से उस क्रिएचर का खेल वहीं पर खत्म कर दिया था। जिसके बाद वो सारे के सारे डिसाइपल वहां से उस एनलाइटमेंट ट्री के पास पहुंच जाते हैं, ताकि वहां पर आने के बाद अपना कल्टीवेशन कर सके। और जब मूजियान अपना कल्टीवेशन स्टार्ट करता है तो अपने किसी अलग ही मिस्टीरियस वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी कल्टीवेशन पहले से भी ज्यादा पावरफुल तरीके से हो रही थी। ये देखकर वो खुद भी हैरान था कि आखिर इतनी खतरनाक तरीके से उसकी कल्टीवेशन कैसे हो रही है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लियो को देखते हैं, जो खुद का कल्टीवेशन कर रहा होता है। और जब वो कल्टीवेशन अपना शुरू करता है तो वो भी मूजियान की तरह किसी अलग ही मिस्टीरियस वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ वो उस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। और तब थोड़ी देर एक्सप्लोर करने के बाद उसे वहाँ पर एक टेक्निक वाली किताब दिखाई देती है, जिसमें एंशिएंट मैजिक ऑफ सोल कास्टिंग नाम की टेक्निक लिखी हुई थी। और ये टेक्निक काफी खतरनाक होती है। इसमें एक इंसान को अपनी सोल को एक स्वॉर्ड के साथ मिलाना होता है, जिसके बाद उसके अंदर उस स्वॉर्ड और सोल की पावर दोनों आ जाएगी, और इस तरह से वो पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। साथ ही उसकी सोल एक स्पिरिट की तरह भी काम करेगी, जिससे वो फाइट करने में मदद भी ले सकता है। तब इस टेक्निक को देखकर लियो एकदम खुश हो जाता है और उस टेक्निक को सीखना शुरू कर देता है, जहाँ उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल कर आती है, और वो वहाँ पर उस स्वॉर्ड के साथ अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देती है। ये देखकर लियो भी हैरान था। वो अपनी स्पिरिट पिल को बाहर निकाल लेता है और उस स्पिरिट पिल को उस बहुत ही पावरफुल और खतरनाक स्वॉर्ड से मिला देता है, जहाँ वो दोनों अब आपस में मिलकर एक हो चुके थे। और उसी स्वॉर्ड के साथ उसकी सोल पावर भी मैच हो गई होती है, जिस वजह से अब उसके अंदर वो टेक्निक आ चुकी थी। और इस टेक्निक को सीखने के बाद उसे उसके सामने उसकी ही स्पिरिट दिखाई देती है, जिसके अंदर उस सोल और स्वॉर्ड की पावर्स थी। इसलिए वो अपनी स्पिरिट को खुद में ही मिला लेता है, जिसके बाद वो पावर्स उसके पास आ चुकी थी, और अब वो अपनी सोल को एक स्वॉर्ड की तरह इस्तेमाल कर सकता है, जिस चीज से वो एकदम खुश होता है कि अब तो मैं उस मूजियान को वहीं पर खत्म कर दूंगा, वो भी एक अटैक के अंदर। साथ ही हम मॉन्क को भी देखते हैं, जो अपने कल्टीवेशन करते हुए किसी अलग मिस्टीरियस वर्ल्ड में पहुंच गया था, और उसे वहां पर आने के बाद कुछ चीजें मिलती है, जिसमें एक स्क्रोल, एक भाला भी होता है। और ये सारी चीजें एंशिएंट चीजें थी, जिन सभी की पावर्स अब उस मॉन्क के पास आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर कल्टीवेशन करने की वजह से सभी को उनकी जो खास चीज चाहिए होती है वो उन्हें मिल जाती है। इसलिए मॉन्क को जो चाहिए था वो उसे यहाँ पर मिल गया होता है। जिसके बाद हम वू शुआंग को भी उसके मिस्टीरियस वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ पर उसके सामने उसकी स्वॉर्ड होती है, लेकिन ये स्वॉर्ड पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी। ये देखकर वो हैरान रहती है कि मेरी स्वॉर्ड पहले से तो काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही है। इसलिए वो स्वॉर्ड को अपने पास ही रख लेती है, ताकि अब आगे से इस खतरनाक और पावरफुल स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सके। जिसके बाद हम मार्क को उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ वो पहले तो खुद को एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर पाती है, लेकिन अगले ही पल वो खूबसूरत जगह बिल्कुल खतरनाक जगह में बदल जाती है, जहाँ पर काफी सारे खतरनाक ईविल से कई सारे मास्टर फाइट कर रहे होते हैं। और ये सारे मास्टर कोई और नहीं बल्कि वही मास्टर थे जिनकी स्पिरिट अभी मूजियान के पास है। और ये अभी का
का टाइम नहीं है। आज से हजारों साल पहले जब एंशिएंट टाइम में कुनलुन माउंटेन पे डेविल्स का अटैक हुआ था, तब ये सारे मास्टर ने मिलकर उन डेविल्स को खत्म करने की कोशिश की थी और उनके काफी टाइम बाद मर जाने के उनकी स्पिरिट अब मूजियान के पास आ चुकी है। इसलिए उसकी स्पिरिट इतनी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो सारी के सारी स्पिरिट वाले मास्टर अपने अपने टाइम पे बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। लेकिन उन्हीं मास्टर में एक फीमेल मास्टर भी होती है जिसे देखकर मार्क एकदम हैरान रह जाती है कि मूजियान के पास तो इस फीमेल मास्टर की स्पिरिट है ही नहीं, तो आखिर यहाँ पर ये फीमेल मास्टर की स्पिरिट क्या कर रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये फीमेल मास्टर कौन है। बाकी सारी मास्टर को तो मैं समझ चुकी हूँ, ये सारे मास्टर मूजियान के स्पिरिट मास्टर ही है, लेकिन ये फीमेल मास्टर को मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि आखिर ये फीमेल मास्टर कौन है। तो वहीं हम उन सारे मास्टर को देखते हैं जो काफी खतरनाक और भयानक दिख रहे डेविल से फाइट किए जा रहे होते हैं, जहाँ वो सभी काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे थे और उनके सामने कोई भी डेविल नहीं टिक पाता। लेकिन तब डेविल अपने वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक और बड़े डेविल को लेकर आ जाते हैं जो उन डेविल्स का लीडर है। और वो आते साथ ही काफी बड़ा पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा होता है, जिसके सामने तो वो सारे मास्टर भी चूंटी जैसे दिखाई दे रहे थे। लेकिन वो मास्टर अब भी अपनी हिम्मत नहीं हारते और उससे भी लड़ने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि एंशिएंट टाइम में उन मास्टर ने मिलकर इस कुनलुन माउंटेन को डेविल से बचाया था। तो अभी हमें तो वही फाइट दिखाई जा रही है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इस फाइट में मास्टर हार जाएंगे। वही ये सारी चीज देखकर अब धीरे धीरे मार्क को समझ में आने लगता है कि हो ना हो ये एंशिएंट बैटल ही है, जिसके बारे में मुझे ग्रैंड पावर मास्टर ने बताया था कि कुनलुन माउंटेन में एंशिएंट टाइम पे बहुत ही खतरनाक वॉर हुआ था जिसमें मास्टर ने डेविल्स को हराया था। इधर वो सारे मास्टर मिलकर अपनी अपनी सबसे खतरनाक और पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि उन डेविल्स के बॉस को वहीं पर हरा सके। लेकिन वो बॉस तो बहुत ही बड़ा था और उनके छोटे छोटे वेपन का उस पर कोई असर नहीं हो रहा होता है। लेकिन वो तब भी मास्टर हिम्मत नहीं हारते और लगातार अपने स्वॉर्ड और बाकी सारे वेपन की मदद से उस डेविल के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं, ताकि जब एक बार वो डेविल कमजोर पड़ जाए तो उसके ऊपर अटैक करके उसका वहीं पर खेल खत्म कर देंगे। पर वो डेविल्स का लीडर तो हार मारने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि उसकी तो हाइट ही बहुत बड़ी होती है और अपनी हाइट का इस्तेमाल करते हुए वो सारे के सारे मास्टर के अटैक से बच रहा होता है। लेकिन तब भी वो मास्टर अपनी खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार उस डेविल को थोड़ा सा कमजोर कर देते हैं और अपनी पावर की मदद से उस डेविल को वहीं पर कैद कर लेते हैं। तब वहां पर वो फीमेल मास्टर आती है जो अब अपने सबसे खतरनाक और पावरफुल वेपन का इस्तेमाल करती है, जिसका नाम व्हील ऑफ अनाइहिलेशन होता है। और ये व्हील काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी। जिसके बाद वो फीमेल मास्टर उस व्हील ऑफ अनाइहिलेशन का इस्तेमाल करते हुए उसे सीधा उस डेविल के बॉस की तरफ ही फेंक देती है, जो व्हील उस बॉस के सर को तो बीच में से ही दो टुकड़ा करते हुए आगे निकल जाता है। और उस बॉस के मरते ही मार्क वहां से दोबारा उसी खूबसूरत वाली जगह पर पहुंच जाती है। लेकिन अभी तक उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये सारी चीजें मुझे क्यों दिखाई जा रही है, इससे मेरा क्या मतलब है। मैं तो यहाँ पर अपना कल्टीवेशन करने आई थी, तो मुझे कल्टीवेशन से रिलेटेड कुछ मिलना चाहिए, लेकिन ये क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। साथ ही मुझे ये तक नहीं मालूम पड़ रहा है कि वो फीमेल मास्टर कौन थी, लेकिन देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शायद मैं उन्हें जानती हूँ। तभी वहाँ पर उसी की स्पिरिट आ जाती है, जिस स्पिरिट के पास व्हील ऑफ अनाइहिलेशन भी होता है। ये देखकर मार्क हैरान रह जाती है कि अरे मेरे सामने मेरी स्पिरिट कैसे आ गई, आखिर ये है कौन, और इसके पास तो वो खतरनाक वेपन भी है। तब वो स्पिरिट मार्क को अपने कंट्रोल में करने लगती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और करीब आते साथ ही मार्क के अंदर उस स्पिरिट की पावर्स पूरी तरह से चली जाती है, जिस वजह से मार्क अब अपने आप को अलग अलग वर्ल्ड में पाती है, जहाँ वो सबसे पहले तो उन डेविल्स के लीडर के पास पहुंच जाती है, जिस डेविल के लीडर को हमने इस सीरीज के एपिसोड 1 में देखा था। तब उससे लड़ते हुए जैसे ही मार्क उसके अंदर स्वॉर्ड घुसाती है, उसे ऐसा लगता है अचानक से वो डेविल लीडर मूजियान में बदल जाता है। ये देखकर मार्क हैरान रह जाती है कि आखिर मैंने मूजियान के अंदर कैसे स्वॉर्ड घुसा दिया। जिसके बाद मार्क खुद को अपने ग्रैंडपा के पास पाती है, लेकिन जैसे वो उनके पास जाने वाली होती है ये वर्ल्ड भी यहाँ से खत्म हो जाता है और फिर वो अलग वर्ल्ड में खुद को उस डेविल के लीडर के सिंहासन पे पाती है, जहाँ वो खुद डेविल थी और सारे उसके गुलाम होते हैं। तब इन सारी चीजों को देखकर मार्क एकदम परेशान हो जाती है कि आखिर मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं और मुझे यहाँ पर ऐसी डरावनी चीजें क्यों दिखाई दे रही है। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सारे लोग उस एनलाइटमेंट ट्री के पास आने के बाद अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं, जहां कल्टीवेशन करने पर उन सभी को अलग अलग टेक्निक और वेपन मिलते हैं। लेकिन जब मार्क अपना कल्टीवेशन कर रही होती है तो वो वहां से सीधा एंशिएंट बैटल के टाइम पे पहुंच जाती है, जहां पर मूजियान की जितनी भी स्पिरिट्स थी उन डेविल से लड़ रही होती है। लेकिन मार्क को समझ नहीं आता कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आ गई। साथ ही वहां आने के बाद उसके अंदर एक फीमेल वाली स्पिरिट भी चली जाती है, जिसके पास व्हील ऑफ अनाइहिलेशन था, जिस वजह से
मार्क को अलग अलग ख्याल आने लगते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम मूजियान को देखते हैं जो उसी एनलाइटमेंट ट्री के पास आने के बाद अभी तक अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, जहाँ उसके सामने वो केओस टैबलेट स्पिरिट वाली लड़की भी होती है, जहाँ वो लड़की उससे कह रही होती है इस बार जब तुम अपना कल्टीवेशन कर रहे हो तो ये बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, इस वजह से तुम्हारा कल्टीवेशन तो परफेक्ट हो ही रहा है, साथ ही साथ तुम्हारी केओस बॉडी भी पावरफुल बनते जा रही है, इसलिए तुम्हें अपना कल्टीवेशन जारी रखना होगा। जैसे जैसे तुम अपना कल्टीवेशन करते जाओगे तुम्हारी केओस बॉडी पावरफुल बनते जाएगी, लेकिन अब भी उसे पीक पर जाने के लिए काफी ज्यादा कल्टीवेशन की जरूरत है, इसलिए तुम अपना कल्टीवेशन जल्दी मत रोको, तुम धीरे धीरे कल्टीवेशन करते रहो और साथ ही एक साथ ज्यादा कल्टीवेशन करने की मत सोचना, उससे हो सकता है कि तुम्हारी केओस बॉडी पर भी कोई असर पड़े, इसलिए धीरे धीरे करके तुम्हें अपना लेवल बढ़ाना होगा, जिसके बाद तुम्हारी केओस बॉडी बिल्कुल पीक पर पहुंच जाएगी। इसलिए मूजियान जितना उसकी बॉडी कंट्रोल कर सकती है उसी के हिसाब से अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे वो कल्टीवेशन कर रहा होता है उसके चारों तरफ केओस टैबलेट स्पिरिट आ जाती है, जिसे देखकर वो लड़की भी हैरान थी कि इसने तो बड़ी ही आसानी के साथ केओस टैबलेट स्पिरिट को यहाँ पर समन कर लिया। जिसके बाद उस केओस टैबलेट स्पिरिट के अंदर से काफी सारा पावर्स निकल के मूजियान के अंदर जा रही होती है, जो मूजियान की कल्टीवेशन को बढ़ाने में मदद कर रही थी। तब थोड़ी देर और कल्टीवेशन करने के बाद मूजियान के सामने कुछ एंशिएंट पावरफुल इमॉर्टल वेपन आ जाते हैं, क्योंकि जैसे बाकियों को यहाँ पर कल्टीवेशन करने की वजह से अलग अलग वेपन मिले हैं, उसी तरह से मूजियान को भी यहाँ पर कल्टीवेशन करने की वजह से 3 वेपन मिलते हैं, और ये सारे वेपन इमॉर्टल वेपन है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं, जिसमें एक स्वॉर्ड होती है, एक शील्ड होता है और एक व्हील ऑफ अनाहिलेशन जैसा ही वेपन होता है, जिस चीज को पाकर मूजियान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि आखिर मुझे कितने अच्छे अच्छे वेपन मिल गए, इनका इस्तेमाल तो मैं किसी भी बैटल के लिए कर सकता हूँ। जिस पर वो लड़की कहती है मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपनी सारी कल्टीवेशन को पूरा कर लोगे, लेकिन बस तुम हिम्मत मत हारना और मेहनत करते हुए अपना कल्टीवेशन करते जाना, एक दिन तुम्हें बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। ये सुनकर मूजियान खुश हो जाता है और उसका शुक्रिया करने लगता है, जिसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मूजियान खुद से कहता है अब बारी है फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढने की, इसलिए अब मुझे फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढने निकल जाना चाहिए। और अब जैसे वो अपना कल्टीवेशन रोकता है वो दोबारा वहाँ से बाकी सारे डिसाइपल्स के पास आ जाता है, जहाँ सारे डिसाइपल्स ने भी अपना अपना कल्टीवेशन खत्म कर दिया था, क्योंकि उन सबको उनके उनके वेपन मिल गए होते हैं। जहाँ मूजियान वू शुआंग से कहता है मुझे तो वहाँ पर कुछ एंशिएंट इमॉर्टल वेपन मिले हैं, तो तुम्हें क्या मिला है? जिस पर वू शुआंग कहती है मुझे भी एक स्वॉर्ड मिली है जो कि मेरे पुराने एंसेस्टर की स्वॉर्ड है, और ये स्वॉर्ड मेरी पिछली स्वॉर्ड से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल है। ये देखकर मूजियान भी खुश हो जाता है कि अब तो तुम काफी अच्छी स्वॉर्डमैन बन जाओगी और तुम्हारे सामने जल्दी कोई भी नहीं टिक पाएगा, बिल्कुल तुम्हारे एंसेस्टर की तरह। लेकिन तब वू शुआंग किसी चीज को सोचकर एकदम उदास हो जाती है। तब उसे उदास देखकर मूजियान को समझ आता है कि होना वो अपने भाई को याद कर रही है, क्योंकि उसका भाई सी ऑफ इमॉर्टल एंड डीमंस के अंदर हमेशा के लिए फंस के रह गया है, इसलिए वो उसे बचाना चाहेगी। यही वजह है कि वो अपने भाई के बारे में सोचकर ऐसी उदास हो गई है। जिसके बाद मूजियान उससे कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हें किसी भी चीज के अंदर फंसने नहीं दूंगा। इस पर वू शुआंग कहती है मैं खुद ही बहुत ज्यादा पावरफुल बनना चाहती हूँ ताकि मुझे किसी की भी जरूरत ना पड़े और मैं अकेले ही सबका मुकाबला कर सकूं, लेकिन तब भी तुमने कहा इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब वहाँ पर मार्क भी आ जाती है, जिसे देखकर मूजियान उससे कहता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या तुम ठीक हो? जिस पर मार्क कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तब ये सुनकर मूजियान उससे कहता है मुझे तो कई सारे वेपन मिले हैं, क्या तुम्हें कोई वेपन नहीं मिला? अगर नहीं मिला है तो मैं तुम्हारे लिए एक वेपन लाकर दे दूंगा जो कि मुझे मिले थे वेपन्स। लेकिन तब मार्क उससे कहती है ऐसी बात नहीं है, मुझे भी वेपन मिला है, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि अगर चाहे आगे कुछ भी हो तो क्या तब भी तुम मेरे साइड होगे या फिर मुझे छोड़ दोगे? जिस पर मूजियान कहता है ये आखिर कैसा सवाल हुआ, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए या फिर कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे ही साइड रहूंगा। जो सुनकर मार्क खुश हो जाती है। तब ये देखकर वू शुआंग उन दोनों से कहती है बस बस बहुत हो गया, अब चलो हमें फाउंटेन ऑफ यूथ के पास भी जाना है। जिस पर मूजियान मॉन्क से कहता है हाँ तो फिर ठीक है, अब हम सब यहाँ से फाउंटेन ऑफ यूथ की तरफ चलते हैं। जिस पर मॉन्क भी मान जाता है और फिर वो सभी वहाँ से फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जहाँ थोड़ी दूर आने के बाद वो एक मेडिसिन वैली के अंदर आ जाते हैं, जो जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है, और वहाँ आने के बाद उन्हें हजारों तरह के मेडिसिन दिखाई देती है जिनके वहाँ पर पौधे लगे थे। मॉन्क सभी से कहता है यहाँ पर एंशिएंट टाइम पर एम्परर आया करते थे ताकि अपने लिए सबसे खास मेडिसिन बना सके, इसलिए तुम लोग यहाँ से चाहो तो जितनी मेडिसिन निकाल सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम किसी भी मेडिसिन के पौधे को जड़ से ना उखाड़ो, अगर तुमने ऐसा किया तो इसके लिए तुम्हें पेनल्टी दी जा सकती है और इस वजह से तुम सीधा इस फॉरबिडन वैली से बाहर निकाल दिए जाओगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखना और किसी भी पौधे को कोई चोट लगाने की कोशिश मत करना। तुम वैसे मेडिसिन चाहो तो निकाल सकते हो। जिस पर सारे डिसाइपल्स मान जाते हैं। वहीं वू शुआंग को किसी खास मेडिसिन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है, जिसे देखकर तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि यहाँ पर कितनी सारी और अच्छी
अच्छी अच्छी मेडिसिन है। इन मेडिसिन को तो हजारों सालों से किसी भी इंसान ने हाथ तक नहीं लगाया, इसलिए ये मेडिसिन इतनी ज्यादा शानदार है। वही वो पीले कपड़े वाला डिसाइपल जब कुछ मेडिसिन ढूंढ रहा होता है तभी उसे वहाँ पर छोटी छोटी फेरीज दिखाई देती है। ये देखकर वो एकदम हैरान रह जाता है, लेकिन जैसे वो फेरीज उसे देखती है वो सारी फेरीज एकदम घबरा जाती है। वो सभी आपस में भागना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पर चोर घुसकर आ गए हैं जो मेडिसिन के साथ साथ हमें भी उठाकर लेके चले जाएंगे, इसलिए अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो। इसके बाद सारी फेरीज वहाँ से भागना शुरू कर देती है। ये देखकर वो पीले कपड़े वाला डिसाइपल तो हैरान रहता है कि आखिर ये किस तरह की फेरीज है और ये कितनी अजीब भी दिखाई दे रही है। वो मॉन्क से कहता है क्या यहाँ की कुछ मेडिसिन जिंदा भी है। ये सुनकर मॉन्क भी हंसने लगता है कि पीले कपड़े वाला डिसाइपल तो कितना बेवकूफ है, इसे फेरी और मेडिसिन में फर्क भी नहीं दिखाई दे रहा। वही हम वू शुआंग को देखते हैं जिसने एक मेडिसिन तोड़ा होता है और वो मेडिसिन किसी फूल के पत्ते जैसी दिखाई दे रही थी। वो उस पीले कपड़े वाले डिसाइपल को कहती है मेडिसिन जितनी चाहो उतनी निकाल लो, लेकिन किसी भी चीज को जड़ से तोड़ने की कोशिश मत करना। जितनी तुम्हारी कल्टीवेशन पावर है उसी हिसाब से तुम्हें मेडिसिन ढूंढनी होगी। तुम ज्यादा पावर वाली मेडिसिन लेकर भी कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारा, इसलिए जितना तुम्हारा लेवल है उसी के हिसाब से मेडिसिन लो, वही तुम्हें ज्यादा असर करेगी। जिस पर वो पीले कपड़े वाला डिसाइपल मान जाता है। इधर मॉन्क मू जियान को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है सामने देखो कितना सुंदर तालाब है जो कि मुझे देखकर लग रहा है कि यही फाउंटेन ऑफ यूथ होगा। जिसके बाद हम उस तालाब को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था और हो ना हो यही फाउंटेन ऑफ यूथ है जिसकी तलाश करते हुए मू जियान और मार्क यहाँ तक आए हैं ताकि यहाँ पर आने के बाद अपने ग्रैंडपा की सोल को दोबारा से रीबॉर्न कर सके। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर